हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और ये है हमारी इकोनॉमी की क्लास 7th और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। इसमें क्या है कि आरबीआई है जो हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप कह सकते हो कि जो केंद्रीय बैंक है, वो किस प्रकार से हमारे देश में महंगाई को कंट्रोल करता है, क्या करता है, ये सब हम इसी में जानने वाले हैं। और देखिए, बस आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपको इतना ही पढ़ना है। पर यहाँ पे क्या है कि जो आपको यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट, ओएमओ, ये सब क्या है, ये आपको समझने आने जरूरी है। अगर इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा तो ये महंगाई में बढ़ाने के लिए सीआरआर को कितना बढ़ाया जाए, घटाया जाए, क्या कम करा जाए, ये फिर बहुत ही इजी रहने वाला है। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, रोजगार विद अंकित, आपको यहाँ पे ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अब चलिएगा अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं, हम इनको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब ये ग्राफ है, मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया था, तो इस ग्राफ को देख के डरना नहीं है। हम ये पढ़ेंगे यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में, मैं ये ग्राफ वाला ही आपको समझाने वाली हूँ। अगर ग्राफ समझ आता है तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत ग्राफ देख लो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी 1-2 क्वेश्चन फंस जाता है, बाकी ग्राफ से कम क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ थ्योरी वाले ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और ये वाला आप देख सकते हो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके कि मैंने कौन सी लेक्चर में, ये मांग और पूर्ति वाले लेक्चर में ये ग्राफ मैंने आपको वहां पे समझाया हुआ है, तो आप ये ग्राफ वहां से जाके समझ सकते हो। तो अब देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जब आपकी मार्केट में क्या होगा, डिमांड और सप्लाई ये दोनों बराबर होंगी, कि आपकी डिमांड, आपको अगर 10 आम खरीदने हैं और 10 आम 10 ही आम आपको मार्केट में मिल गए और 10 ही आम आपको खरीदने वाले मिल गए, तो डिमांड भी उतनी ही होगी चीज की और सप्लाई भी उसी चीज की उतनी हो गई। तो फिर उस क्या होगा, मार्केट में बैलेंस। मैं यहाँ पे मार्केट में आप भारत से भी समझ सकते हो कि भारत में बैलेंस आ जाएगा, एक मार्केट में बैलेंस आ जाएगा। अगर डिमांड आपकी ज्यादा हो जाए और सप्लाई आपकी कम है तो फिर क्या होगा कि पैसा है, प्राइस है किसी भी वस्तु का, वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे महंगाई आ जाएगी और इसको कहा जाएगा मुद्रास्फीति। इसमें क्या होगा कि पैसा तो अब आपके पास में लिमिटेड है। देखिए, अभी आपको इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, बाकी बस यहाँ पे आप ये समझिएगा कि डिमांड और सप्लाई, जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो किसी चीज की पैसे बढ़ जाएंगे। अगर आप 10 किताबें हैं, डिमांड आपकी 10 किताबें हैं, उनको खरीदने वाले 20 हैं, तो उन किताबों की जो वैल्यू है, जो उनका प्राइस है, वो बढ़ जाएगा। और इसका उल्टा है आपका डिफ्लेशन। सप्लाई आपकी क्या है, मार्केट में ज्यादा है, डिमांड आपकी कम है, आपकी किताब आपकी मार्केट में 50 है और खरीदने वाले 10 या 15 हैं, तो इससे क्या होगा कि प्राइस है, वो कहेगा दुकान वाला कि मैं किताबों के दाम आपको सस्ते कर देता हूं, तो प्राइस क्या हो गया, उसका प्राइस घट गया। तो इसे बोला जाता है मुद्रा अपस्फीति, डिफ्लेशन। तो ये वाली जो दोनों कंडीशंस होती हैं, इनको मार्केट में आप असंतुलन बोल सकते हो। तो अब चलिएगा, और अब इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन से भी इंडिविजुअली आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, महंगाई। यहाँ पे क्या है कि एक जनरल राइज इन प्राइस, जो आपकी वस्तु का मूल्य है उस पर एक असामान्य तौर से उसके जो पैसे हैं वो बढ़ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आप ये कह सकते हो कि आपके पास में कुछ कम पैसा है पर वो बहुत ज्यादा वस्तुओं को खरीदने के पीछे भाग रहा है। तो कम पैसा बहुत ज्यादा वस्तुओं को पीछे खरीदने के भागेगा, तो उससे क्या होगा कि उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, इन्फ्लेशन में क्या होता है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। क्या होगा, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और जो आपका जो मुद्रा है, जो आपके पास में वैल्यू है पैसे की, वो घट जाएगी। अब ये दोनों चीजें थोड़ी सुनने में अटपटी लग रही होंगी, पर इनको समझेंगे हम। देखिए, पहले अगर आप इन्फ्लेशन आपकी मार्केट में कम था तो आप 10 रुपए में समझिएगा 1 किलो चीनी खरीद पा रहे हो, पर जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप 20 रुपए में, 25 रुपए में, आप इस टाइम पे चीनी का दाम जो भी है 35-40, जो भी आप 35 रुपए में मानिएगा आप 1 किलो चीनी खरीद पा रहे हो, तो भाई चीनी तो आपकी 1 ही किलो आ रही है ना, पर पैसा क्या है आपका बढ़ गया है, तो मतलब पैसे आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि आपकी जो मुद्रा का मान है वो तो घट जाएगा, बट वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। सीधा आप, सिंपल है समझने में। और यहाँ पे क्या होगा कि परचेजिंग पावर है, वो जो क्रय शक्ति है, जो व्यक्ति खरीद सकता है, वो घट जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास में पहले 30 रुपए थे तो आप क्या करते, 1 किलो चीनी खरीद ले आते, 10 रुपए की बुक्स भी ले आते,
और भी कुछ खरीद पाते। पर अब क्या है कि आप एक किलो चीनी ही खरीद पा रहे हो आप 30 रुपए में। अब समझ गए होंगे आप। और देखिए साथ साथ में आपको यहाँ पे ये और याद रखना है कि इससे क्या होगा महंगाई से डिमांड इंक्रीज होगी। अब देखिए महंगाई भी हमारे देश के लिए अच्छी होती है। अभी आपको मॉनेटरी पॉलिसी में पता चलेगा कैसे सरकार ने टारगेट दे रखा है मॉनेटरी कमेटी को कि आपको हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% के बीच में रखना है। आप इसे कहीं पे 4 ± 2 में भी आप इसे लिखा देख सकते हो। तो ये वाला जो टारगेट है ये सरकार हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई को देती है कि आपको इतने में टारगेट रखना है। क्यों इतने में महंगाई रखनी है कि 2 से नीचे महंगाई नहीं जानी चाहिए और 6 से ऊपर कहीं नहीं जानी चाहिए। तो जो ये वाला आपको बैंड दिख रहा है, जो ये वाला आपको इतना ग्रुप दिख रहा है, तो इसमें क्या है कि अगर इसमें महंगाई रहती है तो देश में नौकरियां भी अच्छी बढ़ेंगी, देश में मांग भी बढ़ेगी और बहुत देश में अच्छा विकास होगा। आप इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी वो ही हम समझने वाले हैं। तो अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो लोगों के पास पैसा आ रहा है तो लोग सोचेंगे कि हम ये भी खरीद ले वो भी खरीद ले। तो इससे क्या होगा, डिमांड तो आपकी बढ़ जाएगी पर भाई सप्लाई तो उतनी है। अब अचानक से तो आप एकदम से मार्केट में धड़ाल्ले से सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपकी सप्लाई घट जाएगी। तो यहाँ पे फिर इस वाले सिचुएशन में क्या होगा कि अगर अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इसका क्या फर्क पड़ेगा आपको ये भी देखना है। तो इंपोर्ट क्या होता है, जब हम अपने देश में कुछ मंगाते हैं, आयात अंदर आना, और एक्सपोर्ट मतलब एग्जिट करना, देश से बाहर निकालना, निर्यात उसे बाहर भेजना। तो इन्फ्लेशन वाले केस में क्या होता है कि इंपोर्ट है हमारा, सामान्य तौर पे हम यहाँ पे सामान्य वाली बात कर रहे हैं, हम एक्सेप्शनल वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो सामान्य तौर पे इंपोर्ट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है क्योंकि देश में मांग बढ़ रही है। तो अब अपने देश में हम बाहर कैसे बेचेंगे, हम अपने देश में अंदर ही ज्यादा मंगाएंगे जब मांग बढ़ रही है। और एक्सपोर्ट क्या होगा, हमारे देश में घट जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका कि अगर देखिए ये आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पे वस्तु का मूल्य क्या बढ़ेगा घटेगा इन्फ्लेशन बढ़ने से, मुद्रास्फीति के होने से, और आपकी जो वस्तु की कीमत है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, और यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं की कीमत भी हो सकती है। और ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से हमारे जो बोरोअर हैं, जो ऋण लेते हैं लोग, जिन्होंने ऋण लिया हुआ है, मानिए मैंने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए हुए हैं और महंगाई बढ़ गई, तो मेरे को क्या होगा, फायदा होगा या मेरे को घाटा होगा? तो मेरे को होगा फायदा, क्योंकि भाई मैंने तो उससे 10,000 रुपए लिए थे, कितने मानिए 2% की ब्याज पे, 3% की ब्याज पे, जितने पे भी मैंने लिए थे, तो मैं तो उसको 10,000 रुपए इतने ही परसेंटेज की ब्याज पे वापस करूंगी। और घाटा किसका होगा, जिसने मेरे को कर्ज दिया था, मतलब कि ऋणदाता का इसमें घाटा होगा। अब वो घाटा क्यों होगा, क्योंकि भाई अब तो पहले तो वो अगर उसके पास में वो 10,000 रुपए थे तो 10,000 रुपए से मानिएगा कि पहले वो आप 10 चीनी के कट्टे खरीद पा रहा था, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिएगा। और अब क्या होगा कि चीनी की वस्तु भी चीनी के जो पैसे हैं वो तो बढ़ ही जाएंगे। तो फिर तो भैया जिसने पैसे मेरे को उधार दिए थे उसका तो हो गया नुकसान, क्योंकि वो तो पहले 10 चीनी के कट्टे खरीद लेता, अब महंगाई बढ़ने से वो 8 ही चीनी के कट्टे खरीद पाएगा, या बोरी, हाँ बोरी आती है चीनी की, तो 8 ही चीनी की बोरियां खरीद पाएगा। तो फिर इससे क्या हो गया कि जो ऋणदाता है, क्रेडिटर है, उसका तो हो जाता है नुकसान, और जो बोरोअर है, जो पैसे आपसे लेता है उधार, उसका हो जाता है फायदा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। और यहाँ पे हम महंगाई बढ़ना एक लिमिट में बात कर रहे हैं, ना कि ये ईरान की जैसी सिचुएशन अभी हुई थी। ये नहीं कि जिम्बाब्वे में एक देश है, वहां पे भी इतनी महंगाई एक बार बढ़ गई थी कि कोलगेट के पैसे खरीदने के लिए वहां पे क्या था, लोगों को ना पैसे जला के उन पे हाथ तापना ज्यादा इजी लग रहा था, क्योंकि वो ज्यादा उनको बेनिफिट कर रहा था, ना कि वो पैसे से कोई चीज खरीद पा रहे थे। तो जब कभी इतनी भी ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो पैसे की जो परचेसिंग पावर है, एकदम से क्रय शक्ति है, बिल्कुल बकवास घट जाती है। बहुत ज्यादा महंगाई थी, मैं वहां पर 300, 400, 500%, 1000% इतनी तक जाके महंगाई बढ़ गई थी। और नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर में आप किसान या इन सब का क्या फायदा है यहाँ पे, या नुकसान है। अब भाई अब किसान का पहले तो दूध 30 रुपए किलो बिक रहा था, अब उसका दूध 40 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर बढ़ रहा है, तो किसान का तो हुआ फायदा। और उपभोक्ता, कंज्यूमर, मैं दूध खरीद के ला रही हूँ तो मेरा तो क्या हो जाएगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे को तो भाई 50 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो बस आप ऐसे ही इस चीज को कनेक्ट करना है और आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है आपका इस पे रोजगार पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ने से अब आपको एक लिमिट याद रखनी है कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, जिम्बाब्वे वाले केस ना हो जाए, ईरान वाला केस ना हो जाए, इराक वाला, ईरान वाला। यहाँ पे क्या है, एक लिमिट में अगर महंगाई है तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, इकोनॉमी के, तो रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी। ये सब चीजें आपको याद रखनी है।
और देखिए ऐसा नहीं कि आप ये कह दो कि क्या कहते हैं भाई तो फिर सरकार क्या करे, महंगाई बढ़ाई जाए, तो भाई और भी चीजें फिर ध्यान में रखनी होती है ना। अगर महंगाई बढ़ाई जाएगी सरकार तो फिर क्या होगा, इंपोर्ट ही बढ़ा जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा ना। इतना इजी नहीं होता है देश की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करना जितना कि पढ़ने में इस टाइम पे इजी लग रहा है। तो फिर क्या होगा कि अगर सरकार महंगाई पे महंगाई बढ़ाई जा रही है तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, इंपोर्ट बढ़ जाएगा, फिर इंपोर्ट बढ़ेगा तो भारत को तो पैसा बाहर भेजना पड़ जाएगा, फिर भारत में पैसे की कमी आ जाएगी। तो ये सब सारी चीजें भी बैलेंस करके चलनी होती हैं। जितना समझने में इजी है, पढ़ने में इजी है, उतना उस बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अप्लाई करना। और एक और आपको याद रखना है, फिलिप कर्व, ये वाली जो बात करता है कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा घटेगा, ये फिलिप कर्व बताता है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी यहाँ पे क्या है, घटेगी। और इन्फ्लेशन अगर आपका घटता है तो बेरोजगारी आपकी बढ़ती है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या, एक तो यही आपके जो 2 पॉइंट है ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो आपके पास में फिलिप कर्व का जितना भी मैंने इस टाइम पे सर्कल में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इससे आपके कई 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। बट आपको कॉन्सेप्ट तो छोटा सा ही याद रखना है कि फिलिप कर्व किससे संबंधित है, ये बात करता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बारे में, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। देखिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखी है, बेरोजगारी घटेगी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। बाकी इतना बड़े बड़े सेंटेंस बना के क्या करना, फिर तो याद करने का कोई फायदा ही नहीं है, फिर बुक में मिल जाएगा इतना सारा। तो अब यहाँ पे आपको एक और चीज थोड़ा लिखी दिख रही होगी, इन्फ्लेशन एक तो होता है डिमांड पुल जो कि मांग के द्वारा बनता है इन्फ्लेशन, और एक होता है कॉस्ट पुश जिसमें कि मूल्य में बढ़ोतरी होने की वजह से जो मुद्रास्फीति आती है उसे बोला जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे देखिएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है कि अचानक से किसी वस्तु की डिमांड है जो मार्केट में बढ़ गई। आप देखोगे जैसे प्याज के मूल्य अचानक से बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि अचानक से प्याज की डिमांड मार्केट में बढ़ गई और पीछे से उन्होंने सप्लाई वहां पे रोक दी, तो अचानक से पैसे वस्तु के बढ़ जाएंगे, तो वो होता है डिमांड पुल, मांग जनित इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आता है कॉस्ट पुश, मूल्य बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति। इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे हम मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और इन गल्फ कंट्रीज से हम क्या मंगाते हैं, अपने यहाँ पे ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। अगर वहां पे कोई टेंशन हो जाए, तेल की कीमत बढ़ जाए, तो तेल की कीमत बढ़ेगी तो फिर तो कितनी सारी चीजों की कीमत बढ़नी है, आपका किराया बढ़ेगा, आपकी चीनी की कीमत बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें एक साथ से तेल की कीमत से एक देश में रिलेटेड होती है। तो फिर क्या होगा, सरकार टैक्स भी बढ़ाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक शब्द लिखा हुआ दिख रहा होगा, अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। यहाँ पे ये डिवैल्यूएशन क्या है, बस एक आपको इतना सा याद रखना है कि जब किसी देश अपने पैसे की वैल्यू को कम करता है तो उसे ही बोला जाता है अवमूल्यन। अब यहाँ पे आपको सबसे जो तगड़ा एग्जांपल आप समझ सकते हो वो है चाइना का। चाइना क्या करता है कि अपने देश की जो करेंसी है, जो वहाँ की मुद्रा है, उसे क्या करता है, वो डिवैल्यूएट कर देता है, उसे अवमूल्यित कर देता है। मतलब कि क्यों करता है, क्योंकि उससे बढ़ते हैं एक्सपोर्ट, अपनी करेंसी को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। जब भी देखिए एक और एग्जाम्पल, आपको ये कैसे याद रखना है, मैं इसे याद रखती हूं वी, बस इसी से सारे कुछ, इसी से आप ये वी शब्द याद करके आप 5-6 एमसीक्यू आराम से सॉल्व कर सकते हो। जब भी आपकी जो करेंसी है, जब भी रुपए की वैल्यू वीक होगी, डब्ल्यू माने यहाँ पे क्या है, वीक, और ई माने क्या है यहाँ पे, एक्सपोर्ट। बस इसी से आपको इतना सारा याद रख लेना है। जब भी आपकी जो मुद्रा की वैल्यू है वो कमजोर होगी, वीक होगी किसी भी देश की, तो उसका एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा उस देश का, उस देश में एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो चाइना क्या काम करता है कि अपनी करेंसी की वैल्यू जानबूझ के कम कर देता है ताकि उनके देश से बाहर एक्सपोर्ट बढ़ जाए और जो वहां से एक्सपोर्ट करना लोगों को इजी हो जाएगा। देखिए ये क्यों इजी होगा, ज्यादातर हम जब अंतरराष्ट्रीय हम व्यापार करते हैं तो वहां पे आता है डॉलर। तो अगर हमारे देश में पैसा कमजोर हो गया तो उन जो बाहर वाले हैं उनको तो कम ही डॉलर देना पड़ेगा ना। पहले मानिएगा अगर पैसे की कीमत हमारे देश में 70 रुपए थी, $1 70 रुपए में आ रहा था, और अब तो उन्हें $1 के लिए 70 रुपए का सामान मिल रहा था हमारे देश में। अगर अचानक से क्या होता है कि हमारा देश और पैसे को कमजोर कर दे, तो पैसा कर दे हमारा देश 80 रुपए, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि उनको तो भाई $1 अभी भी देना पड़ रहा है, पर वो हमारे देश से सामान कितने रुपए का ले जाएंगे, 80 रुपए का सामान ले जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि वीक जब आपकी करेंसी होगी तो उससे आपको एक्सपोर्ट में फायदा होगा। अब इसके जो अपोजिट केस बनेंगे वो वाले तो आपको कर लेने हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी देश की करेंसी वीक है, कमजोर हो रही है,
तो करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसमें इंपोर्ट को फायदा होगा या एक्सपोर्ट को? तो आपको झट से पकड़ लेना है कि उसमें होगा फायदा एक्सपोर्ट को। ऐसे ही आपकी दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि अगर किसी देश की करेंसी मजबूत हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, भारत का एग्जांपल लीजिएगा, भारत की मुद्रा की वैल्यू डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रही है, तो फिर भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वो घट जाएंगे और इंपोर्ट भारत के बढ़ जाएंगे। तो ये आपको छोटी सी चीज है, बट इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये भी आपको जरूर याद रखनी है। तो जब भी आपका आए कि करेंसी के हिसाब से आपको कैसे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाना घटाना है, तो सिर्फ आपको WEV हम याद रखना है। ये हमने पढ़ा था इस वाले लेक्चर में, वी कैसे भी करके आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका डिफ्लेशन, मुद्रा अवस्फीति। तो अभी जो मैंने आपको इन्फ्लेशन में पढ़ाया बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है मुद्रा अवस्फीति। यहाँ पे जो वस्तु है उनकी कीमत घटने लगती है और जो मुद्रा की वस्तुओं की कीमत घटने लगती है। और देखिए जो भी यहाँ पे आपने पढ़ा है, वस्तु की कीमत घटेगी और मुद्रा का मान बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपको जितना भी मैंने ये जो एरो बने हैं ये सारे एरो उल्टे हो जाएंगे। आगे आपको ये समझ। और यहाँ पे क्या होता है कि डिफ्लेशन में जो इन्फ्लेशन का रेट है, जो महंगाई बढ़ने का रेट है, वो 0% से नीचे हो जाता है, तो तभी कहते हैं हमारे यहाँ पे मुद्रा अवस्फीति आ रही है। नेक्स्ट है आपका स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन किसको कहा जाता है? अगर देश में इन्फ्लेशन भी हो गया, देखिए ज्यादातर हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन के साथ साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अभी मैंने आपको बताया किसी देश की वृद्धि होती है, आर्थिक वृद्धि बढ़ती है। तो पर यहाँ पे क्या है, स्टैगफ्लेशन ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है वो कम हो रहा है, विकास की दर भी धीमी हो रही है और बेरोजगारी फिर इससे क्या होगा, बढ़ेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन में क्या होता है, ये सिचुएशन बहुत बुरी होती है, इसे कंट्रोल करना बहुत दिक्कत होती है। तो स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जो विकास की दर है वो धीमी हो जाएगी और इसमें बेरोजगारी बढ़ेगी। वैसे तो मैंने आपको अभी बताया था कि इन्फ्लेशन बढ़ने पे बेरोजगारी आपकी क्या होती है, घटती है, पर इस वाले स्टैगफ्लेशन वाले केस में ऐसा नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है आपका जो वो हमने वहां पे देखे थे कि हमको ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका रेपो रेट। रेपो रेट क्या है आपका? रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए और एक आप पढ़ोगे बैंक रेट। बैंक रेट आपका क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो जैसे ही मैं आपको रेपो रेट पढ़ा रही हूं तो आपको अपने दिमाग में बैंक रेट भी समझ लेना है। जब मैं बोल रही हूँ शॉर्ट टर्म के लिए 15 दिन 20 दिन इतने टर्म के लिए बोल रही हूँ, तो वो तो होता है रेपो रेट। और जब लंबे समय के लिए जो भी आरबीआई बैंकों को पैसा देगी उधार, उसको बोलते हैं हम बैंक रेट। अब देखिए रेपो रेट में क्या होता है, आप पढ़ते होंगे इसमें ज्यादातर कि आरबीआई है जो बैंक को पैसा देती है, ज्यादातर आपने यही पढ़ा होगा। पर देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती है, यहाँ पे खाली बैंक नहीं आता है, पर एग्जाम में भी क्वेश्चन ज्यादातर बैंक से ही आते हैं। पर कभी ऐसा हो भाई, ना जाने भगवान ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि केंद्र और राज्य सरकार सभी बैंक और एलआईसी कुछ लिखा हो, तो भी वहां पे आपको रेपो रेट भी याद रखना है। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, आरबीआई के हैं क्लाइंट। आरबीआई का क्लाइंट मैं नहीं हूं, ना ही आप हो। आरबीआई के क्लाइंट होते हैं केंद्र, राज्य सरकार और सभी बैंक और एलआईसी। इनको अगर चाहिए होता है पैसा आरबीआई से, तो आरबीआई देखिए इसको रेपो रेट को बोला जाता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या है कि इनके पास में जी सिक्योरिटी, सरकारी, इन्हें हिंदी में बोला जाता है सरकारी प्रतिभूति, ये होती है। जी सिक्योरिटीज क्या होती हैं, ये ऐसे पेपर सर्टिफिकेट होते हैं जिन्हें सरकार बोलती है, आप सरकार है मेरे को बोले या आपको बोले कि आप आज इनको मेरे से 70 रुपए में खरीद लीजिएगा, पर बाद में जब मैं आपसे इनको लूंगा, जब आप ये सर्टिफिकेट है आपके पास में, तो आपको इस डेट पे 70 की जगह 100 रुपए मिल जाएंगे, या जिस प्रकार से सरकार उस पे अपना पैसा डिसाइड करना चाहे। तो ये जो जी सिक्योरिटीज होती हैं या सरकार का कोई बॉन्ड हो, वो सब यहाँ पे क्या कर सकते हैं। बॉन्ड भी आप इसी तरह से समझ सकते हो कि सरकार कोई सरकार या कोई कंपनी वगैरह कुछ भी लेके आती है, ये बोलती है कि भाई आज आप इसे 10% पे खरीदी। यहाँ पे कोई वस्तु नहीं बिक रही है, बॉन्ड पेपर बिक रहा है, एक तरह का आप बोल सकते हो कि पेपर पे एक सर्टिफिकेट है कि आप इस बॉन्ड को आज आप 10 रुपए में खरीद लीजिएगा, कल मैं फिर इसे 5 साल बाद 5% की ब्याज पे हर साल आपको दूंगा और खरीद लूंगा। ये इस प्रकार से आप कुछ इसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये गिरवी रखती है यहाँ पे अपनी जी सिक्योरिटीज। ये सब केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी हो सकती है, या सभी बैंक, कॉमर्शियल बैंक हैं आपके, वो यहाँ पे आ जाते हैं, एलआईसीज आ जाती हैं यहाँ पे। तो ये सब क्या होता है कि यहाँ पे ये अपनी जी सिक्योरिटीज गिरवी रखेंगी और आरबीआई फिर इनको देगा पैसा।
और ये क्या है, साथ में इनके साथ में रीपर्चेज एग्रीमेंट, रेपो की फुल फॉर्म भी आप इसे कह सकते हो, री माने तो री और पीओ परचेज, रीपर्चेज का एक एग्रीमेंट है कि ये बाद में फिर इस सिक्योरिटी को खरीद के और आरबीआई को फिर पैसा वापस दे देंगे। आ गया होगा आपको समझ। और इस पे कुछ आरबीआई कुछ परसेंटेज ब्याज भी चार्ज करता है, वो भी हम अभी देखने वाले हैं कि कितना परसेंटेज आरबीआई इस पे ब्याज तय करता है और वो क्या है। तो अब आपको ये आ गया होगा समझ। और देखिए वर्तमान में रेपो रेट क्या है, 4% है। अभी ये रेपो रेट क्यों कम होता जा रहा है, ये भी आपको अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो हम पढ़ने वाले हैं आगे समझ आ जाएगा। तो आशा करती हूं मैं कि रेपो रेट समझ आ गया होगा, फिर भी चलो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। आरबीआई क्या करता है, यहाँ पे केंद्र, आरबीआई के जो क्लाइंट आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो आरबीआई के क्लाइंट हैं सभी बैंक। ज्यादातर आपने बैंक के बारे में ही पढ़ा होगा कि जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है हमारे यहाँ पे आरबीआई, तो वो जो सभी बैंक को पैसा देता है। और यहाँ पे आपको केंद्र भी आरबीआई का क्लाइंट होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी आरबीआई का क्लाइंट होता है। तो इनको शॉर्ट टर्म के लिए जब आरबीआई पैसा देता है और उसके बदले में उनसे उनकी जो जी सिक्योरिटीज हैं वो रखता है कि भाई कुछ तो सिक्योरिटी हो, हम किस बेसिस पे आपको पैसा है वही थोड़ी ना दे देंगे, कुछ सिक्योरिटी हमको रखनी पड़ेगी, तो उसे ही बोला जाता है रेपो रेट, और जो परसेंटेज आरबीआई चार्ज करता है इस पे। और दूसरा आता है यहाँ पे बैंक रेट। यहाँ पे शॉर्ट टर्म, कम समय की जगह यहाँ पे अगर ज्यादा समय हो जाता है तो वो हो जाता है बैंक रेट। और एक अब आप पढ़ोगे रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या है, उल्टा है। रिवर्स रेपो रेट में क्या है कि आरबीआई इनसे पैसा लेगा, आरबीआई इनसे पैसा लेगा और ये जी सिक्योरिटीज जो आरबीआई के पास में जो सिक्योरिटीज वगैरह रखी हैं इनको बेच के इनसे पैसा लेगा। अब आगे समझ, बस इतना ही है रिवर्स रेपो रेट में। तो आपने रिवर्स रेपो रेट समझ लिया। और नेक्स्ट आपको जो शब्द वहां पे पढ़ने वाले हो आप, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हिंदी में नगद कोष अनुपात। मैं वैसे तो मैं कहूंगी आप ये ना इंग्लिश में याद रख लीजिएगा, इंग्लिश वाले CRR SLR ये ज्यादा याद रखने ईजी है हिंदी के कंपैरिजन में, और एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है इन वाले शब्दों से। इसमें क्या है कि बैंक को कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना होता है, कुछ कितना परसेंटेज वो टाइम के हिसाब से डिसाइड होता रहता है। वर्तमान में क्या है, ये 3% है। और वर्तमान का मतलब क्या है, आरबीआई ये सारी चीजें हर 2 महीने पे डिसाइड करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की 2 महीने पे आती है, जो अभी आई थी अक्टूबर में आई है, तो ये अक्टूबर में डिसाइड किया गया है कि अभी ये CRR 3% है। तो भविष्य में ये घट सकता है, बढ़ सकता है, वैसे तो ज्यादातर चांस घटने के ये इसके, क्यों वो अभी आपको समझ आएगा। तो ये आरबीआई 3% अपने पास में, ये 3% जो पैसा है आरबीआई वो इसे रखती है, बैंक हैं वो आरबीआई के पास में इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए 3% क्यों रखते हैं, सीधा क्वेश्चन तो ये आएगा क्योंकि ये आरबीआई के पास में भाई प्रूफ है कि उन्होंने कुछ पैसा बैंक, अगर बैंक रन का मतलब है अचानक से कुछ झूठी खबर फैल जाए कि भाई ये बैंक डूबने वाला है, तो उसमें जितने भी खाते होते हैं वो सारे के सारे पैसा लेने पहुंच जाएंगे। और एक्चुअल में बैंक इतना पैसा नहीं रखता है। मानिएगा कि बैंक में 1 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए तो ज्यादा हो गया, 1 करोड़ रुपए बैंक की शाखा में जमा है लोगों का, तो वो नहीं कि बैंक 1 करोड़ रुपए रोज अपने पास में रख के बैठेगा। बैंक कुछ 1-2 लाख रुपए, 10 लाख, 15 लाख रुपए इतना रख सकता है, उसके हिसाब से कि जितने कस्टमर एवरेज हिसाब से आएंगे। पर अगर अचानक से कुछ गलत अफवाह फैल गई तो बहुत सारे लोग बैंक में एक साथ से पैसे लेने पहुंच जाएंगे, तो उसे बोला जाता है बैंक रन। तो उसी से बचने के लिए आरबीआई कुछ परसेंटेज, भाई इतना तुम रखो, अचानक से लोग आ जाएं लेने पैसे, तो ताकि आराम से दे सको। तो CRR बैंक को रखना होता है आरबीआई के साथ में, और किस में रखना होता है, कैश में, पैसे में। और नेक्स्ट है आपका SLR आप यहाँ पे देखोगे वैधानिक तरलता अनुपात, और इसे सांविधिक भी आपको एग्जाम में लिखा हुआ दिख जाए तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे क्या है कि ये कुछ परसेंटेज बैंक को अपने साथ में ही रखना है, और वर्तमान में कितना है 18.50%। तो 18.50% बैंक को किसका, देखिए आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर किसका रखना होता है, ये होती है NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ये उसका परसेंटेज बैंक को रखना होता है अपने ही साथ में। तो ये देखिए आपको कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं रखना है। SLR, S से क्या हो जाता है साथ में, तो SLR बैंक अपने पास में रख सकता है। आपके यहाँ पे कोई ब्रांच है तो SLR वो ब्रांच अपने पास में, बैंक है SBI का वो अपने साथ में रखेगा, और CRR उसे RBI के पास में रखना है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे तो CRR में क्या है कि सिर्फ पैसे रख सकता है, बट यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, कुछ क्या, कुछ में गोल्ड भी रख सकता है बैंक SBI,
जो आपका गोल्ड भी रख सकता है सरकार के पास, आरबीआई के पास में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रख सकता है, पैसा भी रख सकता है, और ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स ये सरकार कुछ बिल वगैरह लाती है, ट्रेजरी बिल्स, ये भी आपके जो बैंक है एसबीआई या पीएनबी, आप कोई भी बैंक का एग्जांपल ले सकते हो, वो भी इसमें सरकार के पास में रख सकता है। तो अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एसएलआर में जो आपकी बैंक है वो आरबीआई के पास में क्या क्या रख सकती है, तो ये गोल्ड भी रख सकता है, पैसा भी रख सकता है, जी सिक्योरिटीज भी रख सकता है, और ट्रेजरी बिल्स भी रख सकता है। तो ये समझिएगा, अगर किसी की एनडीटीएल अगर 100 रुपए है तो उसमें से 3 रुपए तो उसे सीआरआर के रूप में बैंक के पास में रख देने। अगर आपको मैं वर्तमान की सिचुएशन के हिसाब से बता रही हूँ, ये 2 महीने बाद आरबीआई बदलती है, या तो उन्हें बदलती है या कांस्टेंट रखती है, घटाती बढ़ाती है, तो ये 2 महीने, हर 2 महीने पे अपडेट होते हैं। और ये कितना है, ये है आपका 18.50। ये क्या है 18.50, यहाँ पे सरकार बैंकों को अपने पास में रखना होता है। 100 रुपए में से 3 रुपए तो बैंक ने यहाँ पे रख दिए, 18.50 बैंक ने यहाँ पे रख दिए। अब आपको आ गया होगा समझ, अगर कोई बैंक ये कोटा मेंटेन ना करे तो क्या होगा। अगर देखिए कोई कोटा मेंटेन नहीं करता है तो फिर आरबीआई उस पर फाइन लगाता है। अब यहाँ पे आपको एक और शब्द लिखा हुआ दिख रहा होगा, एमएसएफ। एमएसएफ क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा है कि ये जो बैंक है, ये जब आरबीआई से पैसा ले रहे हैं तो ये आप अपने एसएलआर कोटा की जी सिक्योरिटी नहीं रख सकते हैं। एसएलआर कोटा कौन सा हो गया, ये वाला हमारा एसएलआर कोटा, और जो इसमें सिक्योरिटीज रखी हैं उन्हें बोला जाता है जी सिक्योरिटीज। जो एसएलआर कोटा बना के रखा हुआ है वर्तमान में किसी बैंक ने 18.50, इस कोटे की सिक्योरिटीज को रख के वो आरबीआई से रेपो रेट पे लोन नहीं ले सकते हैं बैंक। पर एमएसएफ, जब ऐसी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या है, इस वाली सिचुएशन में बैंक को परमिशन दे दी जाती है कि आप ये वाला कोटा भी रख के आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लीजिएगा। पर इस एमएसएफ में क्या होता है कि आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, वो जो आपको रेपो रेट में जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो वर्तमान में 4 है रेपो रेट, तो जो आपको एमएसएफ मिलेगा वर्तमान में 4.65 है एमएसएफ, तो वो इस हिसाब से आरबीआई एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। तो 0.65 यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है रेपो रेट से। ये हमेशा नहीं कि हमेशा एमएसएफ रहेगा, बहुत ही कोई सिचुएशन, एक्सट्रीम सिचुएशन बन जाए तब वहां पे ये एमएसएफ वाली फैसिलिटी दी जाती है। अब नेक्स्ट है आपका ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या है कि आरबीआई जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं, जो सरकारी प्रतिभूति होती हैं, उन्हें या तो बेचेगी या खरीदेगी ओपन मार्केट में, खुले बाजार में। बस आपको ये याद रखना है, अगर एग्जाम में ऑप्शन आए कि खाली खरीदती है, खाली खरीदती नहीं है, बेचती भी है और खरीदती भी है, दोनों इसमें काम आरबीआई के द्वारा ओपन मार्केट में किए जाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब ये याद रखने का एक तो इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और बाकी ये मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे यूज होने वाले हैं वो भी आपको याद रखना है। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो देखिए जितने मैंने आपको अभी सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये सब मैंने आपको पढ़ा है, ये क्या है, ये आरबीआई के पास में टूल हैं, उपकरण हैं। इनसे महंगाई को कंट्रोल करना है या बढ़ाना घटाना है। और बाकी अभी आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मैंने पढ़ाया है, वो क्या है, इन टूल की मदद से इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को, इनको आपको क्या करना है, आरबीआई को हमारी को कंट्रोल करना है। आ गया समझ। तो ये क्या है कि देखिए एक तो सीधा क्वेश्चन यहाँ पे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, समष्टि आर्थिक नीति। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था अर्थशास्त्र के परिचय में, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाले मैंने आपको परिचय में बताया था कि जब हम किसी इकोनॉमी को पढ़ते हैं तो या तो उसे पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो मतलब सूक्ष्म लेवल पे, सूक्ष्म लेवल मतलब या किसी के घर पे या कंपनी से या किसी एक सेक्टर, किसी छोटी सी चीज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो हो जाता है माइक्रो। और मैक्रो मतलब कि पूरे देश के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, समष्टि आर्थिक नीति है, मतलब कि वो पूरे देश के लिए आती है। ये नहीं कि यूपी के लिए, मेरे घर के लिए, आपके घर के लिए आएगी, ये पूरे एक देश के लिए आएगी। आ गया होगा आपको समझ। और ये आती है बाई मंथली, द्विमासिक, हर 2 महीने पे आती है। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था कि अक्टूबर में आएगी, नेक्स्ट आएगी दिसंबर में, दिसंबर स्टार्टिंग में ले आते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है नवंबर लास्ट में, दिसंबर स्टार्टिंग, या हर 2 महीने पे आएगी। बस आपको ये याद रखना एग्जाम की दृष्टि से। और बाई मंथली, द्विमासिक है। और ये क्या है, समष्टि आर्थिक नीति है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि आर्थिक वृद्धि हमारे देश में रहे और जो इन्फ्लेशन है
वो भी इन्फ्लेशन मतलब चीजों जो मूल्य है, वस्तुओं की मूल्य की स्थिरता भी देश में बनी रहे। तो इसमें अब कुछ टारगेट तो होगा ना कि किसके अंदर आरबीआई को ये रखना है, तो ये टारगेट दिया जाता है 4+-2। क्या टारगेट दिया जाता है? 4+-2। अगर आप इसे खोलोगे 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, और 4 में से 2 घटाओगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो ये 2 से 6 के बीच में, 2 से 6% के बीच में आरबीआई को कोशिश करनी होती है कि वो अपना इन्फ्लेशन रखे। और यही जो आपको अभी मैंने सिचुएशन बताई थी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बेरोजगारी कम होती है, रोजगार बढ़ता है। तो ये इन्हीं वाली अच्छी वाली सिचुएशन में हेल्दी इन्फ्लेशन रहेगा, वो ही रहता है। तो सीधा क्वेश्चन कि आरबीआई को कितने बैंड, कितने बीच में इन्फ्लेशन का टारगेट है, तो 4+-2। ये किसको दिया गया है? मॉनेटरी पॉलिसी को। और अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको देखनी है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड कौन करेगा। तो ये जो मौद्रिक नीति है, इसे डिसाइड करने के लिए होती है कमेटी, जिसे बोला जाएगा मौद्रिक नीति समिति। और ये कब बनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बनी थी 2016 में। और कैसे बनी थी? ये 2016 में आरबीआई एक्ट है 1934, उसमें लाया गया बदलाव, ताकि उसे संशोधित किया गया, ताकि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसे आपको एक वैधानिक दर्जा मिल सके। और ये किसके अंतर्गत है? ये आरबीआई एक्ट के अंतर्गत है। और कब आई थी? 2016 में आई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो यहाँ पे याद रखना है, इसमें कितने मेंबर होते हैं। देखिए जो भी मैं एक एक चीज बोल रही हूँ ना, वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए लिमिटेड चीजें रखी हैं, इन्हें भी आप बिल्कुल, इनमें से भी आप कोई चीज इग्नोर नहीं कर सकते हो, एक भी वर्ड अगर करोगे तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन रह जाएगा। तो इसमें कितने 6 मेंबर होंगे, 6 सदस्य होंगे, जिसमें से कि 3 तो आरबीआई के आएंगे और 3 आपके आएंगे सरकार के। और इस मॉनेटरी पॉलिसी का पदेन अध्यक्ष कौन होगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेगा आरबीआई का आपका गवर्नर। बस इतना ही इसमें है याद करने को। और एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो आए हुए हैं काफी, जब से 2016 में अभी बनी है, 4 साल पहले। तो भाई मैंने तो काफी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस देखे हैं, और आपके भी एग्जाम में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में जो कमेटी है, उसमें कितने सदस्य होंगे? बोलिएगा मेरे साथ में, 6। 3 आरबीआई के, 3 सरकार के, और इसका हेड, इसका चेयरमैन कौन होगा? आरबीआई का गवर्नर। और ये कब आई? 2016 में। अब देखिए, अब ये समझते हैं, ये जो टूल अभी हमने उपकरण पढ़े हैं, अब उनका यूज क्या होगा वो आपको, अब ये जो टेबल है, और ये बहुत इजी है, ठीक है। आप एग्जाम में मतलब इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट याद कर लोगे लिख लिख के, कोई फायदा नहीं। ये यहाँ से याद रखिएगा, बहुत ही ये इजी होने वाला है। तो ये अब आप SCRR और SLR ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको अब यहाँ पे क्या याद रखना है कि जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो मार्केट में, किसी भी देश में, तो उस देश में क्या होना चाहिए कि उस देश में तरलता कम, मतलब कि उस देश में पैसा कम कर देना चाहिए, तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। वो कैसे? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वस्तुओं का कीमत बढ़ रही है, तो अगर पैसे मार्केट में कम कर दिए जाए, मानिए पहले 10 रुपए थे आपके घर में, 10 रुपए में आप वस्तुएं खरीद रहे हो, तो आप ज्यादा वस्तुएं खरीदोगे। अगर आपके पास में पैसा 10 की जगह पे 8 रुपए कर दिए जाए, तो आप वस्तु कम खरीदोगे, तो एकदम से मांग कम हो जाएगी। तो मार्केट में क्या होगा कि तरलता भी कम करनी है। बस आपको ये याद रखना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो मार्केट में तरलता कम करनी होगी, लिक्विडिटी कम करनी होगी। अगर डिफ्लेशन, अगर इसे कंट्रोल करना है तो आपको मार्केट में तरलता बढ़ानी होगी। मतलब कि इन्फ्लेशन में पैसा मार्केट में कम करना है, डिफ्लेशन में मार्केट में पैसा बढ़ाना है। बस सीधा आपको ये याद रखना है, इन्फ्लेशन में पैसा कम करना है, डिफ्लेशन में आपको पैसा बढ़ाना है मार्केट में। अगर ये 2 चीजें आप याद रख ले तो एग्जाम में फिर आपका क्वेश्चन इससे मॉनेटरी पॉलिसी से नहीं रहेगा। फिर देखिए CRR और SLR को हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? तो देखिएगा, जब भी, अब बाकी मैंने अभी आपको पढ़ा है कि 3% के करीब हमारा CRR है वर्तमान में, और 18.50% आपका SLR है। तो इन पैसे पे तो सरकार, जो आपकी बैंक है SBI, PNB का एग्जांपल ले लीजिएगा। चलिए PNB क्या है, 3 रुपए तो 100 में से उसे CRR में रखने हैं, 18.50 रुपए उसे SLR में रखने हैं। फिर उसके बाद में जो बचा हुआ पैसा है वो आपका बैंक है वो लोन में घुमा सकता है। तो बैंक के पास में अगर ये CRR और SLR बढ़ा दिया जाए, मैं 3 की जगह पे CRR को कर दूं 10 और SLR को कर दूं 20, 30, 40 जो भी कर दूं, तो 40 होती है इस SLR की एक लिमिट।
अगर मैं इस SLR को 40 कर दूं, CRR को आपका 10 कर दूं, तो मतलब ये 50 हो गया। तो अब तो बैंक के पास में 50 रुपए ही बचे हैं ना मार्केट में घुमाने के लिए। तो इससे क्या होगा, मार्केट में बैंक जो आपकी मार्केट है, बाजार है, उसमें पैसे की तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे फिर क्या होगा कि हमें तो यही तो करना है, तो इसीलिए तो फिर हमारा इन्फ्लेशन आपका मार्केट में कंट्रोल हो जाएगा। और डिफ्लेशन बिल्कुल इसका उल्टा करेंगे। तो इसीलिए आप खाली इन्फ्लेशन समझिएगा और डिफ्लेशन उसका एकदम आपका उल्टा है। रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब है अगर रेपो रेट बढ़ेगा, रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक क्या होंगे, वो आरबीआई से पैसा कम उधार लेंगे। तो आरबीआई से पैसा उन्होंने कम उधार लिया, तो और उन्होंने अगर रेपो रेट बढ़ा भी दिया, तो अब अगर बैंक आरबीआई के पास में पैसा लेने जा रहा है, पहले बैंक को अगर 6 रुपए से पैसा 6% की ब्याज पे पैसा मिल रहा था, तो अगर बैंक अब उसे 15 कर दे, 10 कर दे, तो फिर क्या होगा कि बैंकों को भी कर्जा महंगा मिलेगा। और बैंकों को कर्जा महंगा मिल रहा है तो फिर तो भैया बैंक हमको भी महंगा ही देंगे ना, हमको क्यों वो बैंक सस्ता देंगे। तो फिर इससे क्या होगा, अगर हमको ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ रहा है, तो फिर इंटरेस्ट रेट का ज्यादा का मतलब है कि इससे क्या होगा कि मार्केट में तरलता कम हो जाएगी। क्योंकि आरबीआई के पास में, देखिए आपको बस एक दिमाग में ये याद रखना है, जब आरबीआई के पास में पैसा जाता है तो मार्केट में पैसा क्या होगा, कम। मार्केट में पैसा कम होगा तो तरलता क्या होगी, कम होगी। पैसे की कमी मार्केट में आनी चाहिए, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल हम यहाँ पे कर रहे हैं। और दूसरे में क्या है, बैंक रेट भी ये याद रखना है, क्योंकि बैंक रेट और रेपो रेट मैंने आपको एक जैसे से होते हैं, अभी ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो बैंक रेट भी आरबीआई को बढ़ाना पड़ेगा। OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या है कि आरबीआई को कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है या खरीदती है, तो इसमें क्या है कि आरबीआई वो बेचेगी। आरबीआई बेचेगी मतलब अब आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी मार्केट में, तो यहां पे क्या होगा कि आरबीआई उस पैसे को कंट्रोल करेगी। अब मेरे पास में, मैं नहीं, सॉरी, आरबीआई से समझिएगा, आरबीआई के पास में सिक्योरिटी है कोई, मानिए वो सिक्योरिटी आरबीआई के पास में 10,000 करोड़ रुपए की है, कुछ ज्यादा ही पैसों की बात हो गई पर ठीक है, वो 10,000 करोड़ की सिक्योरिटी है आरबीआई के पास में। और आरबीआई को मार्केट में पैसे की कमी करनी है कि भाई मार्केट में पैसा कम रहे, ताकि इन्फ्लेशन है, तरलता कम करनी है, वो कंट्रोल हो जाए। तो आरबीआई क्या करेगा, वो 10,000 करोड़ की सिक्योरिटी मार्केट में बेच देगा और मार्केट से 10,000 करोड़ रुपए उठा के अपनी तिजोरी में रख लेगा। तो मार्केट में तो भाई पैसे की कमी हो गई ना, बस वही तो करना था, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था आरबीआई को, यही उसका टारगेट था। आ गया होगा समझ, बिल्कुल डिफ्लेशन में सारा का सारा एकदम उल्टा कर देना है। अगर आपको ये समझना हो कि आरबीआई बाई करेगी, तो देखिए आरबीआई ने मार्केट में सिक्योरिटी बेच रखी है, तो आरबीआई अगर वो सिक्योरिटी मार्केट से खरीदेगी तो फ्री में तो वो मार्केट वाले उसे देंगे नहीं। आरबीआई के जो भी क्लाइंट हैं, क्लाइंट कौन कौन हो जाते हैं आपके, अभी मैंने आपको बताया है, तो उनसे क्या होगा कि फिर उनको आरबीआई पैसा देगी, बैंकों के पास में पैसा जाएगा और आपकी इकोनॉमी में ज्यादा पैसा घूमेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी डिफ्लेशन है, जो आपका मुद्रा अपस्फीति है, ये आपकी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो ये चीजें आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बिल्कुल ये आप याद रख लीजिएगा। फिर भी अगर देखिए, मैं तो कहूंगी समझाया मैंने बहुत अच्छे से, फिर भी आपको समझ नहीं आता है, तो ये सारे यहाँ पे क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इनको बढ़ाना होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, और इन सबको घटाना होता है। इतना भी आप याद रख लेंगे तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस कर लेंगे। CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब क्या है, बढ़ाना है। किसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर देखिए थोड़ा, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालिएगा, समझिएगा, आ जाएगा समझिए। इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। और देखिए कितना, बस इतना सा ही पढ़ के आपको पूरी मॉनेटरी पॉलिसी का समझ आ गया। तो आई होप आपको लेक्चर कुछ अच्छा लगा हो, आपके लिए फायदेमंद हो। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, अदरवाइज क्यों नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। और कोई सुझाव देना हो तो आप वो भी दे सकते हो। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अपना सेहत और अपने स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रखें। बाय बाय।